मुर्दैया आत्मकथा के पिछले एपिसोड में हमने जाना कि किस प्रकार राम राज्य परिषद पार्टी के करपात्री जी से तुलसी राम जी खासे प्रभावित होते हैं, उनसे आकर्षित होते हैं। लेकिन उनका यह आकर्षण तब ध्वस्त हो जाता है जब वे हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ने के दौरान राहुल सांस्कृत यायन जी की पुस्तक राम राज्य और मार्क्सवाद को पढ़ते हैं और उसमें करपात्री जी के जो भर्त्सना की है उसके बारे में जानते हैं। तो इसलिए पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है। पढ़ने लिखने से ही हम तथ्यों को जान पाते हैं और उसका विवेचन कर पाते हैं, उसके बारे में सोच पाते हैं, चिंतन कर पाते हैं। खैर, और साथ ही उसमें उन्होंने ये भी जाना कि डॉक्टर अंबेडकर का हिंदू कोड बिल को लेकर किस प्रकार करपात्री जी ने विरोध किया और साथ ही उन्होंने हिंदू विश्वनाथ मंदिर में दलितों के प्रवेश के लिए भी खासा विरोध किया, जिसके चलते करपात्री जी जेल भी गए। और साथ ही हमने जिक्र किया था कहरवादुन वाले बाबा का, जो फैजाबाद के जिले रायबरेली यादव नामक एक प्रसिद्ध कम्युनिस्ट लोक गायक ने लिखा था और कैसे वो लोक धुन बना दिया करते थे। वे पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनका सेंस ऑफ ह्यूमर, व्यंग्य की जो शैली थी वो बेहद सटीक और मारक थी। और उसका जो कंपैरिजन है वो तुलसी राम जी हरिशंकर परसाई जी के साथ करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने इस प्रसंग को बीच में ही छोड़ दिया था क्योंकि दिवाली के शोर के चलते हम उसे कैरी ऑन नहीं कर सके थे। तो मैं एक पैराग्राफ पीछे से पढ़ना शुरू करूंगी, इसीलिए चलिए मेरे साथ। आभासी दुनिया के मेरे दोस्तों, शालिनी बोल रही हूं। जय भीम, हुल जोहार। टुटुआ के इस व्यंग ने हमारे पूरे क्षेत्र में धूम मचा दिया था। हम लोग इस गाने को भी गगरे की लक्कड़ ध्वनि पर खूब गाते और अपना मनोरंजन करते। टुटुआ भी एक अनपढ़ खेत मजदूर थे, किंतु उनकी सामाजिक एवं राजनीतिक व्यंग्य शैली हरिशंकर परसाई जैसी थी। और यहीं पर मैंने पिछले एपिसोड में आपका ध्यान आकर्षित करवाया था हरिशंकर परसाई जी की तरफ, जिनकी पुस्तक आवारा भीड़ के खतरे का पाठन मैंने अंबेडकर नामा के मंच से किया था। सभी कहानियों का पाठन उस पुस्तक में 28 कहानियां नहीं, राजनीतिक लेख थे, जिसका मैंने पाठन अंबेडकर नामा के मंच से किया था। और मैंने साथ ही आपसे यह अनुरोध भी किया था कि तुलसी राम जी की मुर्दैया के इतने एपिसोड सुनने के बाद एक थोड़ी सी राजनीतिक समझ आप लोगों में अब आ गई होगी, जो हरिशंकर परसाई जी के पुस्तक पढ़ते वक्त या सुनते वक्त आप लोगों को दिक्कत आती थी उसको समझने में। तो अब यदि आप उसे दोबारा सुनेंगे तो मेरा विश्वास है कि आप लोग उसे अब अच्छे से समझ सकेंगे। उनके पास अपने संदेश को संचारित करने की अद्भुत शैली थी। उनकी एक सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वे पूर्व नियोजित ढंग से कोई गीत या डायलॉग तैयार नहीं रखते थे। चूंकि वे लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, इसलिए मंच पर आते ही सामाजिक यथार्थ को देखते हुए उनकी वाणी प्रस्फुटित हो जाती थी। शीघ्र ही श्रोता उनके स्वर में अपना स्वर मिलाने लगते थे। टुटुआ की याद आने पर याद आता है गौतम बुद्ध का समकालीन वह व्यक्ति जिसका नाम तालपुट नाटककार था। तालपुट नाटककार की एक वृहद नाटक मंडली थी, जिसे लेकर वह गांव गांव घूम घूम कर नाटक दिखाता था, जिससे उसकी रोजी रोटी चलती थी। एक दिन वह अपनी मंडली के साथ श्रावस्ती पहुंचा और बुद्ध का उपदेश सुना, जिसके बाद वह बौद्ध भिक्षु बन गया। चुनावों के दौरान एक अन्य दलित लोक गायक सुखई भी हमारे गांव आए। सुखई की बहन हमारे गांव के राम बली नामक खेत मजदूर से ब्याही गई थी। सुखई किस्सा गायकी के महान अभिनेता थे। वे रानी सारंगा, छप्पन छुरी, समरू लोरिक जैसे लोकप्रिय पात्रों से संबंध प्रचलित लंबी लंबी कहानियों को गा गा कर सुनाते थे। किस्सा गायन में समय समय पर वार्तालाप शैली का भी समावेश होता था। सुखई अपने आप में एक वृहद मंडली थे। नाच मंडलियों में तो अनेक कलाकार होते थे, किंतु किस्सा गायकी में सुखई अकेले होते थे। फिर भी किस्सा समाप्त होते होते वे दर्जनों पात्रों की भूमिकाएं निभा चुके होते थे। इस प्रसंग को पढ़कर मुझे लोक गायिका तीजन बाई जी की याद आती है। उनको लाइव शो में मैंने सबसे पहले देखा था। मैं तब स्कूल गोइंग स्टूडेंट थी और
अपना उत्सव नाम से नेहरू स्टेडियम के ग्राउंड में ये अपना उत्सव लगाया गया था और वहीं पर ऐसे बहुत सारे फोक आर्टिस्टों की लाइव परफॉर्मेंसेस हुआ करती थी। वहीं पर मैंने तीजन बाई जी को पहली बार गाते हुए सुना था। महाभारत की कथा वो गाती हैं। सुखई भी अनपढ़ खेत मजदूर थे, किंतु उनकी याददाश्त बेजोड़ थी। किसी एक कहानी को वो घंटों गाते रहते और श्रोता मंत्र मुक्त अविरल शांत मुद्रा में आंखें फाड़ फाड़ कर उनकी तरफ देखते रहते। इस प्रसंग को मैं अच्छे से समझ पा रही हूं क्योंकि मैंने तीजन बाई जी को असल में गाते हुए सुना है, देखा है। बहुत सम्मोहन में बांध लेती हैं गाते वक्त। उनकी किस्सा गायकी अक्सर रात में खाना पीना समाप्त होने के बाद शुरू होती और सुबह मुर्गों के बोलने तक जारी रहती थी। उन्हें सुनने के लिए पूरा गांव इकट्ठा हो जाता था। वे अपनी इस कला में किसी वाद्य यंत्र का इस्तेमाल नहीं करते थे। वे हमेशा खड़े होकर अपने कानों में उंगली डालकर तेज स्वर में गाकर किस्सा सुनाने लगते। ऐसी ही गतिविधियों के बीच 1962 का आम चुनाव संपन्न हुआ। हमारे स्कूल पर हजारों लोगों का मजमा लगा हुआ था। सुबह से शाम तक चुनाव की सारी प्रक्रिया में देखता रहा। मतदान बंद होने के बाद मैं अपने पिता तथा माता के साथ वापस घर आ गया तो पिताजी ने मुझे बताया कि बाबा हरिहर दास ने उन्हें 2 रुपया दिया, इसलिए उन्होंने रामराज को वोट दिया। तो यहीं से तेजी से जो है वोट बटोरने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई। धीरे धीरे लोगों का ध्यान, रुझान अपनी तरफ करना राम राज्य परिषद ने पार्टी ने शुरू कर दिया था। राम राज्य का मतलब स्वामी करपात्री जी की राम राज्य परिषद नामक पार्टी से था। यद्यपि मुझे राजनीति का कोई ज्ञान नहीं था, किंतु मेरा स्वाभाविक झुकाव कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ था। विशेष तौर पर ललका झंडा मोटका डंडा वाले अमिट प्रभाव के चलते मुझे पिताजी के 2 रुपए वाले प्रकरण से बहुत ग्लानि हुई, लेकिन उनसे कुछ कह नहीं पाया। आम चुनावों के शीघ्र बाद होली का त्योहार आया। इस अवसर पर हमारी दलित बस्ती में ब्राह्मणों की एक बार फिर से ठनी गई। हुआ यह कि हमारी चमरौटी और बभनौटी के बीच एक स्थान पर होलिका दहन के लिए रेड़ का पेड़ काटकर गाड़ा जाता था। यह कार्य होलिका दहन से 1.25 महीना पूर्व बसंत पंचमी के दिन संपन्न होता था। इसके बाद रोज ब्राह्मण इधर उधर पड़ी लकड़ियां तथा झाड़ झंखार उठाकर उस गड़े रेड़ के इर्द गिर्द रख देते थे। किंतु उस होली में होलिका दहन से पूर्व कुछ दलितों की झोपड़ियां उठाकर ब्राह्मणों ने होलिका में डाल दी। एक अंधविश्वास के कारण होलिका में डाल दी गई वस्तु को वापस उठाकर नहीं लाया जा सकता था। ब्राह्मणों की इस करतूत से दलित बस्ती में हाहाकार मच गया। इस बार दलितों ने मिलकर तय किया कि वे त्योहार के बाद वाली सुबह रात का बचा कुचा खाना ब्राह्मणों के घर मांगने नहीं जाएंगे। स्मरण रहे कि हमारे गांव में यह एक सदियों पुरानी परंपरा थी, जिसके तहत हर त्योहार के बाद दलित हरवाहों की स्त्रियां अपने अपने जमींदारों के घर से बचा हुआ खाना लाती थीं, जिस पर घर के बच्चे टूट पड़ते थे क्योंकि ऐसे स्वादिष्ट भोजन हुआ करते थे। दरिद्रता का आलम था, अकाल भी पड़ा था और इस तरह के पकवान और व्यंजन हमारे दलित समाज के लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे। हैंड टू माउथ जिसे कहते हैं कि सूखी रोटी तीनों टाइम मिल जाए वही उनको काफी लगता था, तो व्यंजनों की तो बात ही जाने दीजिए। और साथ ही जो इसमें होली का जिक्र आया है और होली का दहन के समय जो दलितों के झोपड़ियां उठाकर उन्होंने होलिका दहन के लिए डाल दी, तो मैं समझती हूँ होली से जुड़ी हुई कई सारी कहानियां अब सर्कुलेशन में आ गई हैं। पहले हम लोग इतने पढ़े लिखे नहीं थे, उतना तर्क वितर्क करना नहीं जानते थे। जैसे जैसे हमारा समाज पढ़कर आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे अपने समाज के इतिहास को जान भी रहा है। तो इसी के चलते होलिका दहन के टाइम बहुत सारी कहानियां आजकल प्रचलन में हैं। उनमें सच और झूठ का अंदाजा कितना है ये मैं नहीं बता सकती, क्योंकि जब तक स्वयं से पढ़ ना ली जाए कोई बात, तब तक सच या झूठ कहना
सही नहीं लगता, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ तो उसमें सच्चाई कहीं ना कहीं जरूर है। सन 1962 की होली के अवसर पर इस तरह तनातनी के कारण दलित ब्राह्मणों के घर से खाना नहीं लाए। मेरी माँ भी हर त्योहार के बाद मुदेसर पाणे के घर से खाना लाया करती थी, किंतु इस होली में खाना ना लाए जाने से दलित बच्चे बहुत निराश हुए थे। शायद बच्चों को इस चीज का अंदाजा नहीं था कि बड़ों के बीच में क्या चल रहा है, या हो भी तो भी निराशा उनके हाथ ही थी, क्योंकि उनको पकवान खाने को नहीं मिल रहा था। संभवतः कुछ निराशा मुझे भी हुई थी। इस संदर्भ में एक खास बात यह थी कि बसंत पंचमी के दिन होली का गड़ते ही बभनौटी तथा चमरौटी दोनों में होली संगीत समारोह शुरू हो जाते थे, जो बड़ी देर रात तक चलते थे। दलित बस्ती का संगीत समारोह पारंपरिक रूप से हमारे घर आयोजित होता था। ब्राह्मणों से तनातनी के कारण दलित बस्ती की होली काफी रोचक हो गई थी। इस तरह की एक तरह से होड़ मच गई थी कि बभनौटी और चमरौटी में किसकी होली बेहतर ढंग से मनाई जाती है। मेरे पिताजी का एक मनचाहा होली का गाना था, जिसे वे नहाते धोते हर समय जोर जोर से गाने लगते थे। वह गाना था, कवन बन राम लिए बनबासा, कवन बन राम लिए बनबासा, सूखल ताल हिलोरन लागे, ठूठी ठूठी डरिया में निकरैला गांसा, कवन बन राम लिए बनवासा। क्योंकि हमारे गांव के पूरब में मुर्दैया का जंगल तथा पश्चिम में ताल था, इसलिए पिताजी के गाते ही एक अजीबोगरीब दृश्य प्रस्तुत हो जाता था। बसंत पंचमी के आते ही जंगल के सूखे पत्ते झड़ जाने के बाद अनंत कोमल अरुणिमा लिए डाली डाली पर गांसे फूटने लगते थे तथा आसमान में बादलों के आते ही त्रिकोण आकृति में उड़ते हुए बगुलों का झुंड ताल की ओर मुड़ने लगता था। बंसु पाणे अक्सर इन बगुलों पर अपनी बंदूक चला देते थे, जिससे उनकी पंक्ति बिखर जाती थी। बंसु पाणे बगुला मारकर खा जाते थे। स्मरण रहे, ये वही बंसु पाणे हैं जिनके विरोध में जैदी चाचा की जान चली गई। इसका जिक्र पहले के एपिसोड्स में है। दलित बस्ती की मजदूरों ने बंसु को बगुला मारने पर अक्सर गालियां देती रहती थी, क्योंकि दलित कभी बगुलों को मारकर नहीं खाते थे। पिछले अकाल की भुखमरी में भी किसी दलित ने बगुलों को कभी नहीं मारा। तो ये है प्रकृति प्रेम दलित समाज का, जिसकी अब उन्हें खासी कीमत भी चुकानी पड़ रही है। एक खास बात यह थी कि नए नए घासों से निकलते ही मुर्दैया के जंगल में वे सारे पक्षी कलरव करने लगते थे, जिनका वर्णन युग युग के कवियों ने अपनी रचनाओं में किया है। उस होली की तनातनी में ऐसा लगता था मानो बभनौटी के पास पोखरे पर स्थित घने पेड़ों पर बसेरा बनाए पक्षी कुछ अन्य राग अलापते थे, तथा दलित बस्ती के पास मुर्दैया के पक्षी उनसे भिन्न कोई दूसरा राग। ऐसे माहौल में होली आई। एक परंपरा के अनुसार गांव में जब भी होली जलती थी, खूब तेज दौड़ने वाले युवक होली की आग से बीण जलाकर दौड़ते हुए गांव की सीमा के बाहर किसी अन्य गांव की सीमा पर फेंक देते थे। बीण जलाकर दौड़ने वालों में दलित भी शामिल होते थे। बीण रेड़ के पेड़ से बनाई जाती थी। रेड़ काटकर उसकी फुनगी पर कपड़ा बांधकर मिट्टी के तेल में डुबो दिया जाता था, जिसे बीण कहते थे। मेरे ख्याल से उसे आजकल हम मशाल कह सकते हैं। हमारी बस्ती के दलित युवक भी बीड़ जलाने जब पहुंचे तो ऐसा लगता था कि ब्राह्मणों से मारपीट शुरू हो जाएगी। इसी की आशंका पहले से ही थी, इसलिए दलित महिलाएं गाय बैलों के तलवार नुमा पसलियां लेकर तैयार बैठी थी। संयोगवश होलिका दहन के समय किसी ब्राह्मण ने कोई विरोध नहीं किया, क्योंकि शायद वे रस्म पूरी करना चाहते थे और उन्हें मालूम था कि अड़चन पैदा की तो दलित स्त्रियों से पिटाई लग सकती है। ब्राह्मणों के साथ दलितों ने भी बीड़ जलाया और वे भद्दे भद्दे होली का कबीर गाते हुए गांव की सीमा के पार परसुपुर की सीमा पर पहुंच गए। हैरत की बात यह थी कि परसुपुर वाले गांव हमारे गांव की तनातनी के चलते स्वयं लाठियां लेकर सीमा पर पहले से ही मौजूद थे। उन्होंने अपनी सीमा में बीड़ फेंकने का विरोध शुरू कर दिया। दूसरे की सीमा में बीड़ फेंकना अपशगुन समझा जाता था। बड़ी मुश्किल से दोनों गांव के बीच लड़ाई होते होते बची। उस होली में रात भर हमारे घर गादी चलती रही। दोनों चाचाओं ने बड़ी संख्या में शिव नारायण पंथी चेले इकट्ठे हुए थे।
रात भर गाना बजाना चला। इस दौरान जेदी चाचा की बहुत याद आती थी, विशेष रूप से गायन के बीच उनका जोर से डांटना। इस निरंतर गतिविधियों के बीच पिताजी कवन बन राम लिए बनमासा बार बार दोहराने लगते, जिसके बाद मठिया गांव से आए ढुक्कू ढोलकची के ढोल की आवाज दमक उठती थी। दूसरे दिन दोपहर तक रंगबाजी होती रही तथा उसके बाद एक बड़े हौदे में भांग तैयार की गई। इस बीच बरहलगंज वाला बंकिया डोम अपना सिंघा बजाता हुआ फिर आधमका। वह बार बार कहता कि चौधरी साहब नहीं है तो क्या हुआ, उनका पूरा खानदान तो है। इसे उसका ट्रिब्यूट समझ लीजिए इनके चौधरी चाचा के लिए। बंकिया जैसे जैसे भांग पीता जाता वैसे वैसे उसका सिंह की चिंगाड़ तेज होती रहती। इस तनातनी वाली होली में बंकिया डोम ने जान डाल दी थी। इतना ही नहीं, उसने बभनौटी का सारा नजारा अपने सिंगे की फूंक में उड़ा डाला। वैसे भी पहले जिक्र हो चुका है और कई जगह बार बार जिक्र हुआ है कि सभी लोक कलाएं जो थी वे दलितों में ही प्रचलन में थी। ब्राह्मणों के यहां इस तरह की कोई लोक कला नहीं थी। इसी दौरान गांव से जोगी बाबा एक बार फिर अपना चिमटा बजाते हुए घर के पास वाले नीम के पेड़ के नीचे बम बम बोलते हुए खड़े हो गए। मुन्नर चाचा के मुंह से निकल गया, भांग पीला बाबा। इसके बाद जोगी बाबा शुरू हो गए, जैसन कहत बाड़ा भांग वैसन बाभन खिंचले टांग, बड़ ससतिया सहबा राम, बड़ ससतिया सहबा राम। जोगी बाबा के इस जुमले के साथ तनातनी वाली होली गुजर गई। इसके कुछ दिन बाद 8वीं का इम्तिहान आया और मैं कक्षा में प्रथम आया। शुरू से ही हर कक्षा में जब भी इन्होंने इम्तिहान का जिक्र किया है तुलसी राम जी ने, तो वे हर परीक्षा में प्रथम ही आए हैं। तो इससे पता चलता है कि हमारे लोग पढ़ाई लिखाई में कभी पिछड़े हुए नहीं थे, उन्हें मौका कभी नहीं दिया गया। यदि मौका मिला भी तो उसके साथ इतनी अड़चनें लगी रहीं जिसके चलते वो ठीक से कंसंट्रेट नहीं कर पाए। और तुलसी राम जी के साथ तो सभी अड़चनों के साथ पारिवारिक अड़चनें भी शामिल थी बचपन से ही। तो ऐसे में यदि वे पढ़ते थे और प्रथम आते थे तो ये मैं समझती हूं आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है। सन 1962 वाले गर्मी के दिन थे। उस समय 8वें दर्जे में कृषि विज्ञान की पढ़ाई आवश्यक हुआ करती थी। साथ में हर छात्र को स्कूल के पास मैदान में क्यारी बनाकर साग सब्जी फूल आदि तरह तरह की फसलें उगानी पड़ती थी। ये सब जिक्र जो है मैंने रतन जी के मुंह से भी सुना है उनके स्कूल डेज का, कि किस तरीके से खेती बाड़ी भी सिखाई जाती थी। तो एक अच्छी परंपरा थी जो आजकल तो मेरे ख्याल से गांव देहात में भी विलुप्त हो गई होगी। गर्मी की छुट्टियां आने पर स्कूल के प्रधानाध्यापक श्री धर्मदेव मिश्र ने इन फसलों की देखरेख के लिए मेरी ड्यूटी पक्की कर दी। साथ में 4-4 अन्य लड़के होते थे। बारी बारी से इन लड़कों की ड्यूटी बदलती रहती थी। हम लोग रात में भी स्कूल पर जाते और वहां सो जाते। इस तरह स्कूली कृषि की रक्षा करते रहते। इस कार्य में हमें बुरा नहीं लगता था। एक दिन इस तरह की रखवाली करते हुए हम लोग होरहा भूनने के लिए किसी के खेत से चना उखाड़ लाए। रात का समय था। स्कूल की एक झोपड़ी थी जिसमें गन्ने की पत्ती जलाकर होरहा भुना जा रहा था। अचानक एक लुत्ती चिटक कर ऊपर झोपड़ी से चिपक गई। थोड़ी देर बाद झोपड़ी में आग लग गई। यकायक हमारी हालत खराब हो गई। संयोगवश सब्जियों और फूलों की क्यारियों के पास एक गड्ढा था जिसमें पानी भरा हुआ था। हम जल्दी जल्दी वहां से घड़े में भर भर कर पानी लाकर आग बुझाने में सफल रहे। हम बुरी तरह से डरे हुए थे कि प्रधानाध्यापक साहब क्या कहेंगे। मैंने डरते डरते उनसे सारी बातें बता दी। होरहा की बात सुनकर वे हंस पड़े। बाद में वे इस होरहा का किस्सा अन्य औरों को भी सुनाते फिर रहे थे। हम लोगों ने गन्ने की नई पत्तियां तथा रहठा लाकर बकेल से की रस्सी में डालकर झोपड़ी के जलते हुए हिस्से को ठीक कर दिया। बकेल पलाश की जड़ को कहते हैं, जिसे लोहे की निहाई पर रखकर हथौड़े से कूचकर पिदला कर दिया जाता था। इसके बाद उसका आकार पटुआ जैसा हो जाता था जिससे रस्सी बना दी जाती थी। तो ये रोचक एपिसोड यहीं विराम देते हैं। अगले एपिसोड में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेंबरशिप यदि चाहते हैं तो हमें ज्वाइन करना भी ना भूलें। धन्यवाद।